नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बजट को ग्राफ और चार्ट के जरिए, और हम जो है बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे क्या है बजट इस बार का। चलिए देखते हैं क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं। रुपया कहां से आता है यह हम लोग देखेंगे कि कहां से आय का स्रोत है सरकार का। उसके बाद हम देखेंगे रुपया कहां जाता है, आखिर एक्सपेंडिचर्स क्या क्या है, वी शेप्ड रिकवरी आखिर क्या है, अर्थव्यवस्था की वी शेप्ड रिकवरी क्या होती है। फिर हम देखने वाले हैं रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, गवर्नमेंट डेब्ट टू जीडीपी के बारे में और एक्सटर्नल डेब्ट के बारे में। और इन सब के बारे में मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूं कि आखिर ये होते क्या है। हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति के आंकड़े, ठीक है, इन्फ्लेशन से जुड़े हुए आंकड़े देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए आंकड़े। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि शहरी विकास की क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं बजट में। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत क्या क्या पैकेज घोषित किए गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजटीय प्रावधान क्या क्या है। इसके अलावा रक्षा बजट, शिक्षा बजट, यह सब भी हम लोग आंकड़ों के जरिए समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप पिछला जो वीडियो है मेरा वो भी जरूर देख लीजिए, जो कि मैंने कल बनाया था, और उससे पहले भी बजट को लेकर 2-3 वीडियोज में बना चुका हूं, तो वो सब आप जरूर देख लीजिए। अब देखते हैं बजट से जुड़े हुए 15 पॉइंट, जिसमें पहला है टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नौकरी पेशा लोगों को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है इस बजट में। आगे देखते हैं 75 साल के ऊपर के बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न न भरने की छूट दी गई है इस बजट में, ठीक है। आगे देखते हैं गाड़ी और मोबाइल खरीदने वाले अब ज्यादा पैसा देंगे, मतलब कि उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, मतलब महंगा होने वाला है गाड़ी और मोबाइल। आगे देखते हैं किचन का बजट जो है वो बिगड़ेगा, दाल तेल की कीमत जो है वो बढ़ेगी। चूंकि सरकार के पास पैसा नहीं है तो इसलिए ये सब हो रहा है। आगे देखते हैं कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर से कई सामान जो है महंगे होंगे। इसके बाद है आपका सालाना 2.50 लाख से ज्यादा पीएफ कंट्रीब्यूशन पर ब्याज टैक्सेबल होगा, ठीक है, यह आप याद रखिएगा। प्रोविडेंट फंड कहते हैं पीएफ को। बीमा सेक्टर में 74% एफडीआई से इंश्योरेंस जो होगा वो सस्ता हो जाएगा। पहले 49% था, अब इसको बढ़ा करके 74% एफडीआई कर दिया गया है। इसके बाद क्या है, एलआईसी का जो आईपीओ है वह आपका सरकार शेयर मार्केट में लेकर आएगी, ठीक है, और इसके लिए जो है सरकार को खर्च के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा। बैंक यदि डूबे तो आपके 5 लाख तक की रकम जो है वो सुरक्षित रहेगी, पहले 1 लाख तक की रकम सुरक्षित रहती थी। आगे है देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने का ऐलान किया गया है, जो कि सबसे अच्छा डिसीजन मुझे लगा। इसके बाद देखते हैं 20 साल से पुरानी पर्सनल गाड़ियां हैं तो उन्हें तोड़ा जा सकता है, नया स्क्रैप पॉलिसी लाया जा सकता है। और कमर्शियल गाड़ियों के लिए देखिए तो यह अवधि होगी 15 साल, ठीक है। पहली बार लोगों को पसंद की बिजली कंपनी चुनने का अधिकार होगा, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं आगे। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट जो है वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि टियर 1 और टियर 2 सिटी में सस्ती मेट्रो सेवा भी मिलेगी। तो ये थे बजट के 15 प्रमुख पॉइंट्स, जिनके बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे ग्राफ्स और चार्ट्स के जरिए कि आखिर ये पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है। उससे पहले आप देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं और आपके वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, दोनों जा रहे हैं संसद से, ठीक है। आगे देखते हैं अपने वित्त मंत्रालय से बाहर निकल रहे थे। इनकम टैक्स पर क्या क्या ऐलान किया गया है वो देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। इनकम टैक्स पे जो जो ऐलान किए गए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। पुरानी दरों में ही देना होगा टैक्स। पीएफ में ब्याज आय जो है 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो टैक्स देना होगा, ठीक है। ये सब पॉइंट जो है आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा किया गया है। स्वास्थ्य बजट बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं तो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया गया है। 64,180 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लाई जाएंगी। इसके बाद देखते हैं तो वैक्सीन के लिए आपका 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं कोरोना वैक्सीन के लिए, और 2 मोबाइल अस्पताल बनाए जाएंगे, ऐसी भी घोषणा की गई है। इसके बाद देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बजट, संरचना बजट में क्या है तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। इसके बाद है तमिलनाडु में हाईवे बनाने के लिए 1,03,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फिर है आपका कि केरल में हाईवे बनाने के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत कि भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, ठीक है। असम में हाईवे बनाने के लिए 34,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यह भी बजट में है। पश्चिम बंगाल के लिए हाईवे बनाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आम बजट में रेलवे को क्या सौगात दी गई है तो नई रेलवे लाइन पुल बनाने पर जोर दिया जाएगा। 46,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका रेलवे के लिए पर्यटक रूट पर ट्रेनों में विस्टाडोम रेल कोच चलाए जाएंगे। विस्टाडोम कोच क्या होता है यह मैं बता चुका हूं करंट अफेयर्स के वीडियोज में, आगे देख लीजिए। मेट्रो रेल के लिए
11,000 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं। 27 शहरों में 1016 किलोमीटर नए मेट्रो रूट बनाए जाएंगे, यह भी बहुत अच्छी खबर है। टीयर 1 और टीयर 2 शहरों में मेट्रो लाइन चलेगी। 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में मेट्रो लाइट को विकसित किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो क्षेत्र है वो शिक्षा बजट। देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। पीपीई मॉडल पर सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। इसके बाद है 15,000 स्कूल को आदर्श बनाया जाएगा। लेह लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। इसके बाद है 750 एकलव्य आदिवासी स्कूल बनाए जाएंगे। उच्च शिक्षा आयोग बनाया जाएगा। उसके बाद है उच्च शिक्षा में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर है जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। और जो आपका ये सब पॉइंट है आपका शिक्षा बजट 2021-22 के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्षेत्र है वह है एफडीआई पर सरकार का ऐलान। आपका बीमा में एफडीआई लिमिट 74% हो जाएगी, यह मैं बता चुका हूं। 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया है बीमा क्षेत्र में एफडीआई। बोर्ड में 50% स्वतंत्र निदेशक होंगे। फिर है आधे निदेशक भारतीय मूल के होंगे। हितों की रक्षा के लिए कई नियम एवं शर्तें बनाई जाएंगी। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्षेत्र है वह है किसानों के लिए क्या ऐलान किया गया है। तो जमीन के कागजात जो है डिजिटल बनाए जाएंगे। 22 फसलों तक ऑपरेशन ग्रीन बढ़ाया जाएगा। स्वामित्व स्कीम का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, यह होगा आपका किसानों के लिए। मजदूरों के लिए क्या है, कौशल को आधार पर मजदूरों को जो है बांटा जाएगा। मजदूर ईएसआई के दायरे में लाए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए हेल्थ फूड स्कीम चलाया जाएगा। ये जो है मजदूरों के लिए ऐलान था। अब देख लेते हैं हमारा रक्षा बजट। 2020-21 में देश का रक्षा बजट 4.71 लाख करोड़ रुपए है। 2021-22 में देश का रक्षा बजट 4.78 लाख करोड़ रुपए होगा। रक्षा बजट में 7,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। पेंशन के लिए 1.13 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो कि आपके पूर्व सैनिक हैं उनके लिए। रक्षा क्षेत्र के लिए 3.62 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं इस बार के बजट में। ठीक है, तो ये रक्षा बजट हो गया। हथियारों, एयरक्राफ्ट और युद्धपोत के लिए 1.35 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो इससे जो है नए हथियार और एयरक्राफ्ट और युद्धपोत वगैरह खरीदे जाएंगे। अब हम चलते हैं ग्राफ्स और चार्ट से समझते हैं बजट को। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियोज को। ठीक है, आगे देखते हैं। बजट की जो शुरुआत है वह की गई कोविड-19 के बारे में बताने से। ठीक है, कि शताब्दी में एक बार जो संकट आता है जैसे कोविड-19, उस स्थिति में भी हमने जो है दृढ़ता बनाई रखी। और इस मामले में कहा गया कि जो अभिपुष्ट मामले हैं, जैसे कि फर्स्ट वेव में जितने मामले आए, सेकेंड वेव में जितने मामले आए, थर्ड वेव में जितने मामले आए, ये पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लू वाला है वह है आपका एडवांस्ड इकोनॉमीज के बारे में। ठीक है, ये ब्लू वाला जो है। इसके बाद है आपका ये मीडियम रेंज का जो इकोनॉमी है। ठीक है, जिसमें भारत भी आता है और चाइना भी आता है। लेकिन ये जो है आपका पीला वाला, यह चाइना और भारत को छोड़ करके है, सेकेंड वेव का आंकड़ा। ठीक है, इसके बाद ये आपका जो डॉटेड वाला है ये इंडिया का आंकड़ा है और ये चाइना का आंकड़ा है, RHS। ये जो सबसे ये छोटा वाला दिख रहा है ये चाइना का आंकड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि जो अभिपुष्ट मामले हैं, मतलब कि जो मामले कोविड-19 से ग्रसित पाए गए हैं, उसमें चाइना में तो सबसे कम है, लेकिन उसके बाद जो देख रहे हैं आप सबसे कम कहाँ पे है, इंडिया में ही है। ठीक है, और दिसंबर में आकर के देख सकते हैं कि ये मामले जो हैं वह लगभग जनवरी फरवरी के बराबर आ गए हैं, है ना। तो अभी जो है कोरोना के मामले घट रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले भारत में कब थे, सितंबर में थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से सितंबर में सबसे ज्यादा मामले थे और दिसंबर में घट चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो बताया गया है वह है कि कितने समय में कोविड-19 के मामला दोगुना हो जाता था, उसके बारे में आंकड़ा दिया गया है नंबर ऑफ डेज में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च में जो है 3 दिन में मामला दोगुना हो रहा था। उसके बाद जो है आपका 249 दिन में मामला दोगुना हो रहा है दिसंबर में। इसका मतलब है कि हमने जो है कोविड-19 पर नियंत्रण में सफलता पाई है। ठीक है, धीरे धीरे आप देख सकते हैं मार्च से लेकर के दिसंबर तक जो है वो नंबर ऑफ डेज जो है वह बढ़ गया है। इसका मतलब धीरे धीरे करके हमने सफलता प्राप्त कर ली कोविड-19 से जीतने में। ठीक है, आगे देखते हैं एवरेज डेली टेस्ट पर डे। तो सबसे ज्यादा जो एवरेज टेस्ट किया गया वह सितंबर में किया गया और दिसंबर में जो है वह 80 टेस्ट पर डे किया जा रहा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 80 लाख है, सॉरी, यहाँ पर जो है प्रति लाख में दिया गया है। तो 80 लाख टेस्ट जो है प्रतिदिन किया जा रहा है दिसंबर में। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं मृत्यु के बारे में। देखें मृत्यु का आंकड़ा यदि देखें तो इसमें भी सेम टू सेम वही ग्राफ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मृत्यु के मामले में भी देखें तो शुरुआत में चाइना में सबसे ज्यादा मृत्यु हुई थी, बाद में जो है दिसंबर तक आते आते चाइना में सबसे कम मृत्यु हो गई, और चाइना के बाद यदि देखें तो भारत ही है जहां पर सबसे कम मृत्यु हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे ग्राफ शो करते हैं कि हमने कोविड-19 पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की है। ठीक है, और अब तो खैर टीका भी आ गया है, टीका भी लगना शुरू हो चुका है। आगे देखते हैं, हम है रिकवरी की ओर अग्रसर। जो अर्थव्यवस्था है वह रिकवरी की ओर अग्रसर है, ऐसा कहा गया है। और कहा गया है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें वी शेप की रिकवरी हो रही है। तो वी शेप की रिकवरी का यही मतलब होता है, यहाँ पर देख रहे हैं ये वी का आकार बन रहा है ना, मतलब कि पहले जो है तेजी से गिरावट आई अर्थव्यवस्था में और उसके बाद फिर जो है तेजी से रिकवरी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 का ये आंकड़ा है और ये 2021 का आंकड़ा है, मतलब कि ये 2020 का जो आपका क्या बोलते हैं 2020 के अंत तक इंड का आंकड़ा है। ई मतलब हो गया इंड का आंकड़ा। 2020 के इंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका बहुत कम है जीडीपी का आंकड़ा, और यहाँ पर देख सकते हैं 2021 में फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है हमारा जीडीपी, यानी कि 10% के पास है। ठीक है, 2021 के फर्स्ट में है ना। तो यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ जो है वह हमारा वी शेप के आकार में रिकवरी कर रहा है, इसलिए वित्त मंत्री ने कहा है कि वी शेप की रिकवरी हमारे अर्थव्यवस्था में हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं आईआईपी के बारे में। आईआईपी क्या होता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब कि औद्योगिक उत्पादन का जो इंडेक्स है उसमें हम देखते हैं तो यहाँ पर भी रिकवरी जो है स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आपका जो जनवरी 2020 में जो आंकड़ा था, जनवरी 2020 में हमारा पॉजिटिव में जा रहा था, जीरो का लेवल ये है आपका जीरो का लेवल यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पर पॉजिटिव में जा रहा था। टोटल तीनों फील्ड जो है आपका माइनिंग भी, मैन्युफैक्चरिंग भी और इलेक्ट्रिसिटी भी और एचपी भी, आईआईपी भी, ये सब जो है आपका जा रहा था किसमें? पॉजिटिव में जा रहा था। और धीरे धीरे करके यहाँ पर अप्रैल में जब कोविड अपने पीक पर था उस समय सब आंकड़ा घट गया था, सारा आंकड़ा निगेटिव -55 के आसपास पहुंच गया। लेकिन अब धीरे धीरे करके यहाँ पर भी वी शेप की रिकवरी हुई है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि नवंबर 2020 का जो आंकड़ा दिया गया है उसमें जीरो से थोड़ा ही कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो से थोड़ा ही कम है टोटल जो आईआईपी है ना। तो यहाँ पर भी रिकवरी हुई है। वैसे सबसे अच्छी रिकवरी जो हुई थी वो अक्टूबर में हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्टूबर में जो है पॉजिटिव चला गया था, है ना। आगे देखते हैं मुद्रास्फीति के बारे में देखते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी खबर है सरकार के लिए और हमारे लिए भी कि मुद्रास्फीति जो है वह आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये जो ऊपर वाला दिया हुआ है डॉटेड लाइन से जो है ये लाल वाला, ये आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर है। ठीक है, और यहाँ पर जो CFPI दिया जा रहा है ये कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स पर है। ठीक है, तो दोनों ही आंकड़े यदि देखें तो आपका मुद्रास्फीति जो है, जो आपका है वो घट रहा है। तो वो ये अच्छी बात है। दिसंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 3% से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि 3.5% के आसपास या 3.25% के आसपास जो है यहाँ पर आपका ये है CFPI कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है। और यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर में ये जो आंकड़ा है आपका CPI का आंकड़ा, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा, ये भी जो है आपका 5% से 4% से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, तो ये जो है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत है कि मुद्रास्फीति जो है वो घट रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में। आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में कहा गया है कि कुल उत्प्रेरकों में से INB मतलब आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत क्या क्या उत्प्रेरक हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सरकार और रिजर्व बैंक दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से दिए गए उत्प्रेरक जो है वह 15% है। ठीक है, GDP का। और यहाँ पर जो सरकार के द्वारा जो दिया गया है वह है आपका कुल उत्प्रेरक जो है टोटल वो 9% है। ठीक है, GDP का। और सरकार और रिजर्व बैंक दोनों के द्वारा यदि जोड़ देते हैं तो वो 15% हो जाता है। मतलब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो पैकेज दिया गया, जो बूस्ट करने, अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए जो पैकेज दिया गया उसके बारे में यहाँ कहा गया है। ठीक है, कि सरकार के द्वारा जो दिया गया वो 9% था GDP का, और आपका जो रिजर्व बैंक को का भी मिला दे और सरकार का दोनों का मिला दे तो 15% हो जाता है। अब देखते हैं कि सरकारी सुधार क्या क्या किए गए।
तो राज्य सरकारों की उधार लेने की सीमा को बढ़ाया गया ताकि राज्य सरकार जो है वो कोविड-19 से निपट सके। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया जाने लगा, ठीक है, मतलब जो पीएसयूज हैं उनका प्राइवेटाइजेशन भी किया जाने लगा। इसके बाद देखते हैं ऊर्जा क्षेत्र में क्या क्या किया गया आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। तो डिस्कॉम को नकदी सहायता प्राप्त, डिस्कॉम जो होते हैं वह आपके जो बिजली वितरण करने वाली जो कंपनियां होती हैं उनको डिस्कॉम कहा जाता है, तो उनको नकदी सहायता दी गई। इसके अलावा जो रेगुलेटरी परिसंपत्तियां था उनको हटाया गया, मतलब विनियामक परिसंपत्तियों को हटाया गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपका वाणिज्यिक कोयला खनन को प्रोत्साहन दिया गया, कॉमर्शियल जो आपका कोल माइनिंग है उसको प्रोत्साहन दिया गया, और इसके अलावा क्रॉस सब्सिडी भी इस पर दी गई, ठीक है। आगे देख लेते हैं एमएसएमई और उद्योग सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान में क्या किया गया। तो इसमें कारोबार के लिए संप्रासुरिक ब्याज मुक्त ऋण दिए गए, ठीक है। मतलब कि आपका वैसा ऋण होता है ये, ऐसा ऋण होता है जिसके लिए आपको कुछ भी कोलेटरल रखना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बिना कोलेटरल के यहाँ पर ब्याज मुक्त ऋण दिया गया एमएसएमई को कारोबार के लिए। इसके अलावा एमएसएमई के लिए फंड की स्थापना की जाएगी, यह भी कहा गया है। पीएम गरीब कल्याण योजना, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा एमएसएमई को अधीनस्थ ऋण भी दिया जा रहा है, ठीक है, यह भी मैं बता चुका हूँ। 200 करोड़ रुपए तक की वैश्विक निविदताओं को बंद करना, ठीक है। जितने भी आपके 200 करोड़ रुपए तक के ग्लोबल जो आपके निविदाएं थे उनको बंद किया गया। मतलब कि वैसे वैश्विक निविदाएं क्या होता है, ऐसा कोई टेंडर जिसको कहते हैं, ठीक है, ये निविदाओं का मतलब होता है टेंडर। तो जो ग्लोबल टेंडर था 200 करोड़ रुपया तक का, इसको बंद किया गया। इसके बाद देखते हैं एमएसएमई की परिभाषा में भी परिवर्तन किया गया, और क्या परिवर्तन किया गया था यह मैंने बताया था आपको आत्मनिर्भर भारत पर जब मैं वीडियो बनाया था तब, ठीक है। तो वो वीडियोज आप देख सकते हैं पुराने, उसमें आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या किया गया। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। अब नेशनल डिजिटल हेल्थ क्या है यह भी मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। मनरेगा के लिए अतिरिक्त आवंटन किया गया, यह तो हम लोग देख ही चुके हैं, पहले से भी वीडियोज मैंने बनाए हैं उसमें देख चुके हैं आप लोग, ठीक है। जब ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का ऐलान किया गया था ना, उस समय मैंने जो भी वीडियोज बनाए हैं वह आप जरूर से जरूर देख लीजिए, तो इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो को लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। आगे देख लेते हैं। तो प्रौद्योगिकी प्रेरित शिक्षा पीएम ई विद्या की स्थापना की गई, इसके बारे में भी बता चुका हूं। पीएम ई विद्या पोर्टल भी था और एप्लीकेशन भी था, इसका भी जो है स्थापना किया गया। इसके अलावा नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, यह भी मैं बता चुका हूं, इसकी भी स्थापना की गई। सामाजिक क्षेत्र में ये सब काम किए गए, और खास करके आपका ये स्वास्थ्य क्षेत्र में ये हो गया, और उसके अलावा जो है ये सब आपका पढ़ाई के क्षेत्र में हो गया, आपका एडुकेशन सेक्टर में हो गया। इसके अलावा प्रवासी श्रमिकों के लिए देखें तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जो है वो लागू किया गया, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। आगे देखते हैं। प्रवासियों को खाद्यान्नों की मुफ्त आपूर्ति की गई, ठीक है। जितने भी प्रवासी आ रहे थे उन सब को खाद्यान्न मुफ्त में दिए गए, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये सब मुफ्त में दिया गया। आगे देखते हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए क्या किया गया। तो किसानों को कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट दिया गया। इसके अलावा कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की गई। किसानों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी दिए गए। इसके बाद है आपका पशुपालन अवसंरचना विकास किया गया, मतलब कि पशुपालन के क्षेत्र में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया, इसको कह सकते हैं। आवश्यक जिन्स अधिनियम में संशोधन किया गया, यह भी मैं बता चुका हूं, इस पर भी वीडियो बना चुका हूं। आगे कृषि विपणन में सुधार किया गया। तो ये सब जो है आपका कृषि और संबद्ध क्षेत्र में ये सब उपाय किए गए आत्मनिर्भर भारत के तहत। आगे देख लेते हैं। स्वास्थ्य संबंधित दृष्टिकोण जो है वह समग्र रूप से क्या अपनाया गया है इस बजट में, ठीक है। तो स्वास्थ्य के बारे में देखें तो 3 प्रकार के इसके दृष्टिकोण हो सकते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे पहला होता है निवारक, जो है आपका यानी कि प्रिवेंटिव, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पर निवारक उपाय जो है जिससे कि हमें बीमारी हो ही ना, वैसे जो उपाय हैं वो किया जा सकते हैं। या फिर निदानात्मक उपाय यानी कि क्यूरेटिव जो उपाय हैं, मतलब अगर बीमारी हो चुकी है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए निदानात्मक उपाय हो गए। और तीसरा हो गया कल्याण, वेलफेयर जिसको कहते हैं, मतलब कि बीमारी ना हो इसके लिए पोषण वगैरह अभियान जो चलाया जाता है उसको हम कह सकते हैं वेलफेयर अभियान, ठीक है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में
3 प्रकार के दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा घोषणा जो था वो यही था कि पूरक पोषण कार्यक्रम, मतलब पहले से जो पोषण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है और आपका पोषण अभियान जो चलाया जा रहा है, ठीक है, वो दोनों को एकीकृत करके और मिशन पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। तो यह जो है एक बड़ी घोषणा थी बजट में, आज के बजट में। इसके अलावा हम देखें तो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत यहां पर की जाएगी। यह एक नई योजना है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो 6 वर्षों में जितना भी परिव्यय किया जाएगा वो है आपका 64,180 करोड़ रुपए, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को सहायता दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है, जिसका पिछले बजट में भी जिक्र किया गया था, तो इन सबको जो है सहायता दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके बाद है एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना, ठीक है, मतलब कि आपका जितने भी जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं हैं उनकी स्थापना की जाएगी ब्लॉक लेवल तक में, ठीक है। इसके बाद है आपका क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स की स्थापना की जाएगी, ठीक है। जितने भी ब्लॉक्स हैं अब बहुत सारे शहरों में और जो मेट्रो शहर हैं और जो ग्रामीण हैं इलाके हैं वहाँ पर क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स की स्थापना की जाएगी। इसकी संख्या भी बताई गई है, यहाँ पर भले ही न दिया हो। आगे देख लेते हैं, और वो याद भी रखने की जरूरत नहीं है, केवल पॉइंट्स जो है मेन वो याद रखिए, आंकड़े आपसे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, जो पूछे जाएंगे वो मैं बता दूंगा। एनसीडीसी को सुदृढ़ किया जाना है, ठीक है। एनसीडीसी क्या है यह भी मैं बता चुका हूं। इसके बाद हम देखते हैं तो एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार किया जाना, यहाँ पर विस्तार नहीं होना चाहिए, विस्तार किया जाना, यहाँ पर विस्तार किया जाएगा एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का, ठीक है। इसके अलावा न्यूमोकोक्कल वैक्सीन को देश भर में लगाया जाएगा। न्यूमोनिया से बचने के लिए यह वैक्सीन होती है, न्यूमोकोक्कल वैक्सीन, ठीक है। इसके बारे में भी मैं हाल ही में करंट अफेयर्स में बताया हूं कि ये वैक्सीन क्या होती है, तो इसको देश भर में लगाया जाएगा। और इसके अलावा 2021-22 में कोविड-19 के लिए जो है 35,000 करोड़ रुपए आलोकित किए गए हैं। यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह पूछा भी जा सकता है क्योंकि कोविड-19 चर्चा में है लगातार, ठीक है, तो यह जरूर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो इस बार जो जीडीपी के परसेंटेज में देखें तो हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा इस बार 1.8% जो है जीडीपी का वह हेल्थ सेक्टर पर खर्च किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020-21, ये जो है बीई का मतलब होता है बजट एस्टिमेट, ठीक है, और ये जो है आपका आरई का मतलब है रिवाइज्ड एस्टिमेट, ठीक है। तो 2019-20 का रिवाइज्ड एस्टिमेट जो था वह 1.5% था जीडीपी का, जो कि अब 2020-21 का जो बजट है उसमें हो गया था 1.8%, ठीक है। आगे देख लेते हैं, स्वास्थ्य परिव्यय जो है आपका करोड़ में देखें, यदि हम करोड़ में देखें स्वास्थ्य परिव्यय, तो 2021-22 का जो बजट एस्टिमेट है वह आपका 2,23,846 करोड़ रुपए है, ठीक है। और इसके अलावा इससे पहला जो बजट था उसमें हम देखें 2020-21 के बजट में यह मात्र 94,452 करोड़ रुपया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 100% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल को पेश किया जाएगा, ठीक है। तो जब ये बिल आएगा तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसकी रूपरेखा तैयार नहीं की गई है, बिल आएगा ऐसा कहा गया। आगे देख लेते हैं, उद्योग क्षेत्र के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए क्या क्या दिया गया है बजट में। तो वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर अगले 5 वर्षों में लगभग 1,97,000 करोड़ रुपए की निर्धारित राशि से सभी 13 क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियंस को पैदा करने के लिए पीएमआई को शुरू किया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अब इसके तहत क्या क्या किया जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है एनआईपी जिसको कहा जाता है, उसका चार्ट दिया हुआ है कि उसके तहत सबसे ज्यादा खर्च किस में किया जा रहा है, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा परियोजनाएं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अदर्स सेक्टर है, अदर सेक्टर में 29% है, तो इसमें बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन अदर्स के बाद यदि देखें तो सबसे ज्यादा जो है आपका 24% वह है आपका एनर्जी सेक्टर में। तो याद रखिएगा, एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा परियोजनाएं हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत, ठीक है। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं, इसके बाद आपका 18% है रोड पर, फिर है आपका 17% जो कि आपका अर्बन
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है और 12% जो है वो आपका रेलवेज के लिए है, ठीक है। और टोटल जो है NIP का प्रोजेक्ट पाइपलाइन जो है उसका विस्तार जो है किया जा रहा है। 7400 परियोजनाएं अब इसके तहत शामिल हो जाएंगी, ऐसा बजट में कहा गया है। यहाँ पर देखें GVA में आपका क्षेत्रवार हिस्सेदारी जो होगी वह कितनी होगी, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। तो इसमें जो क्षेत्रवार हिस्सेदारी है, इसमें हर साल आप देख सकते हैं 2014-15 से लेकर के अभी तक का टोटल दिया हुआ है। इसमें देख सकते हैं कि सेवा क्षेत्र जो है आपका, सर्विसेज जो है, जो बैग यहाँ पर पर्पल कलर में है सर्विसेज, यह इसी का हिस्सेदारी जो होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सर्विसेज दिया हुआ है सेवा क्षेत्र, इसी का हिस्सेदारी हर साल सबसे ज़्यादा होता है और इस बार भी एक्सेप्शन नहीं है। तो 2021-22 में भी जो है आप देख सकते हैं कि आपका जो बजट एलोकेशन है उसमें सेवा क्षेत्र जो है वही सबसे आगे है। उसके बाद आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर पर जो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है और थर्ड नंबर पर आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग आता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कपड़ा क्षेत्र में ग्लोबल चैंपियंस के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचनाओं के सृजन के लिए मित्र स्कीम, ठीक है। मित्र स्कीम के बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो है 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क्स तैयार किए जाएंगे। यह जो है बड़ी घोषणा है टेक्सटाइल बिजनेस के लिए। मेक इन इंडिया जो आपका वस्त्र है उसको बढ़ावा दिया जाना है, इसका उद्देश्य, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और इसीलिए जो है बजट में आपका जो विदेशों से इंपोर्टेड कपड़ा है उसको महंगा किया गया है, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अवसंरचना के बारे में, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और क्या क्या किया जाएगा। तो आंकड़े कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले सड़क निर्माण प्रतिदिन कितना किलोमीटर किया जा रहा है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि फिस्कल ईयर 2020 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क का निर्माण किया जा रहा था और अब जो है आपका फिस्कल ईयर 2021 में जो है आपका 22 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क का निर्माण किया गया है। चूंकि कोविड-19 भी था तो सड़क निर्माण की गति में कमी आई है, लेकिन फिर भी 22 किलोमीटर प्रतिदिन कम नहीं होता है, यह बनाया जा रहा था डेली, ठीक है। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय रेल योजना के बारे में जो है वो किया गया है, ऐलान किया गया है। तो 2030 तक पर्याप्त रेल अवसंरचना के विकास का उद्देश्य रखा गया है, जिससे 2050 तक की प्रक्षेपित ट्रैफिक की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। मतलब कि 2030 तक इतना रेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाएगा ताकि 2050 तक का जितना भी जरूरत है ट्रैफिक का वो सबको पूरा किया जा सके। यह कहा गया है राष्ट्रीय रेल योजना के तहत। और यह लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2030 तक रखा गया है, यह पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसका लक्ष्य माल भाड़े में रेल के मॉडल शेयर को 27% के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 45% तक करना है। मतलब अभी जो है आपका रेल का जो भाड़ा आता है, माल भाड़ा से जो रेल का वो आता है, मतलब कि आमदनी होती है, वह 27% है और इसको बढ़ा करके 45% किया जाना है 2030 तक, ठीक है। आगे देख लेते हैं 2023 तक ब्रॉड गेज रूट्स का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि विद्युतीकरण किया जाना है 2023 तक। यह याद रखिएगा 2023 तक किया जाएगा, रेलवे के स्टूडेंट्स खास करके याद रखिएगा। इसके बाद है स्वदेश में विकसित स्वचालित रेलवे सुरक्षा प्रणाली का शुभारंभ किया जाएगा। यह यात्रियों की सुरक्षा के लिए आपका जो स्वदेश में विकसित है, मतलब कि इंडिजिनस जो आपका ऑटोमेटेड रेल प्रोटेक्शन सिस्टम जो होगा वह उसका शुभारंभ किया जाएगा जल्दी, यह बजट में कहा गया है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो आपका बिजली का क्षेत्र है उसमें क्या क्या किया गया है। तो स्थापित संयंत्र क्षमता जो है अभी 2013-14 में जो थी आपकी 250 थी, 250 गीगावाट थी। यहाँ पर देख सकते हैं 250 गीगावाट थी, वह 2019-20 में बढ़ करके और हो गया है कितना, 350 से भी ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर 370 के करीब में दिखा रहा है, ठीक है। तो 370 गीगावाट जो है वह हो गया है। यह अच्छा प्रोग्रेस है बिजली के क्षेत्र में। आगे देख लेते हैं 6 वर्षों में स्थापित क्षमता में 139 गीगावाट की बढ़ोतरी की गई है, जिससे 2.8 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को बिजली पहुंचाई गई और 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर की अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइन्स भी बिछाई गई है। अगले 5 वर्ष में 3,05,984 करोड़ रुपए के परिव्यय से पुनः
पुनः संरचित सुधार आधारित लिंक्ड विद्युत सेक्टर स्कीम लॉन्च की जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में मैंने सुबह भी जो वीडियो बताया था उसमें भी बताया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पत्तन यानी कि पोत जो है आपका बंदरगाह जो है, नौ परिवहन है और जल मार्ग, इसके लिए क्या क्या किया जाएगा, तो बड़े पत्तनों के परिचालन सेवाओं और प्रबंधन के लिए पीपीपी मोड का उपयोग किया जाएगा। जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं उनके लिए पीपीपी मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में जो है सर्विसेज और मैनेजमेंट के लिए पीपीपी मोड का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा है मर्चेंट शिप्स को शुरू करने को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी सहायता दी जाएगी। जो व्यापारी शिप होते हैं, मर्चेंट शिप्स जो होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी सहायता दी जाएगी। फिर है आपका रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 तैयार कर लिया गया है और 2024 तक रिसाइकलिंग क्षमता को 2 गुना कर देना है। जो आपके शिप्स हैं, जो जहाज हैं, ठीक है, उनके रिसाइकलिंग के लिए जो है एक्ट तैयार कर लिया गया है 2019। उसके बाद 2024 तक जो है रिसाइकलिंग क्षमता जो है, शिप्स का जो रिसाइकलिंग का क्षमता है उसको 2 गुना कर देना लक्ष्य है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि शिप्स को रिसाइकलिंग करने की क्षमता कब तक 2 गुनी कर देने का लक्ष्य है, तो 2024 तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं निष्पादन सूचक रैंक। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं निष्पादन सूचक रैंक में हमारा जो स्थान था पहले 44 हुआ करता था। 2018 में हमारा जो रैंक था वह 44 था, जबकि 2014 में हमारा रैंक जो था वह 54 था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं निष्पादन सूचक रैंक क्या होता है, यह मैं बताता हूँ। निष्पादन सूचक रैंक का मतलब होता है लॉजिस्टिक्स का जो रैंक होता है, लॉजिस्टिक्स को बताने वाला जो रैंक होता है, उसमें 2018 में भारत जो है वह 44वें स्थान पर था और 2014 में यह जो था 54वां रैंक था। ठीक है, तो हमारा रैंक जो है इसमें बढ़ा है। ओके, इसके बाद देखते हैं पीएनजी के बारे में, जो गैस है, प्रोसेस्ड नेचुरल गैस जिसको कहा जाता है। तो इसके बारे में क्या क्या किया गया है, उज्ज्वला स्कीम में 1 करोड़ और लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। 8 करोड़ लाभार्थियों को अभी तक जो है उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस कनेक्शन दिया जा चुका है और इसमें 1 करोड़ परिवारों को और शामिल किया जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं तो 100 और जिलों को सिटी गैस वितरण नेटवर्क के अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है आपका या जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया गया है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद है आपका स्वतंत्र गैस परिवहन प्रणाली ऑपरेटर स्थापित किए जाएंगे, यह भी आपका कहा गया है बजट में। इसके बाद यदि देखते हैं तो अवसंरचना वित्त पोषण के लिए क्या किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंडिंग है उसके लिए क्या किया जाएगा, तो डीएफआई की स्थापना के लिए बिल पेश किया जाएगा। अब ये बिल जब पेश होगा तब हम देखेंगे इसके बारे में। इसके बाद है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ ब्राउन फील्ड अवसंरचना जो है वह लाया जाएगा। ठीक है, मतलब कि ब्राउन फील्ड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनके लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लाया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं शहरी क्षेत्र में क्या किया जाएगा। तो शहरी क्षेत्र के लिए जो है जल जीवन मिशन शहरी लाया जाएगा। इसके अलावा सभी यूएलबी में जल की एक समान आपूर्ति के लिए जो है यह काम करेगा जल जीवन मिशन जो अर्बन है वह। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, इसके बाद है आपका शहरी स्वच्छ भारत मिशन, जिसके लिए अगले 5 वर्षों में 1,41,678 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसके बाद देखते हैं तो 42 शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए 2,217 करोड़ रुपए रखे गए हैं 42 शहरों में। इससे वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके बाद है आपका स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। इसके तहत जो कॉमर्शियल वाहन है यदि 15 साल पुराने होते हैं तो उनका स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, मतलब उनको एक टेस्ट से गुजरना होगा कि हाँ भैया आगे चलने लायक है या नहीं है। यदि चलने लायक है तो ठीक है, नहीं चलने लायक है तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो आपका प्राइवेट वाहन है, प्राइवेट जितने भी व्हीकल्स हैं उनके लिए 20 साल का यह टाइम पीरियड रखा गया है। उनका भी जो है टेस्ट किया जाएगा, यदि चलने लायक होगा तो ठीक, नहीं चलने लायक होगा तो उनको भी स्क्रैप कर दिया जाएगा। इससे जो है आपका वायु प्रदूषण जो है वह काफी हद तक कम होगा। इसके बाद देखते हैं पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए अभिनव परक पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा। मतलब जो आपका शहरों में
या फिर जो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जो आपका पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स जो है इसमें भी आएंगे। आगे देख लेते हैं, टीयर 2 और टीयर 1 के परिधीय शहरों के लिए मेट्रो लाइन और मेट्रो नियो प्रोजेक्ट जो है स्थापित किए जाएंगे। जो भी टीयर 2 और टीयर 1 के शहर हैं उनके लिए मेट्रो लाइन और मेट्रो नियो, ये दो प्रकार के जो योजनाएं हैं वो लाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वित्तीय सुधार के बारे में। यदि देखें तो नेट एफडीआई आप देख सकते हैं, नेट एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वह जो है आपका 2020-2021 के फर्स्ट क्वार्टर में देख सकते हैं और सेकेंड क्वार्टर में देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में जो है यह बहुत ही कम हो गया था, -0.8 था, जो कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 24.6 हो गया है सेकेंड क्वार्टर में 2020-21 के सेकेंड क्वार्टर में। और यहाँ पर यदि रेशियो जीडीपी के हिसाब से रेशियो देखें परसेंटेज में तो 4% जो है आपका हो गया है 2020-21 के सेकेंड क्वार्टर में। ठीक है, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ही कम था, 0.0 के आसपास था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये यहीं पर था, क्वार्टर सेकेंड में यह जो है बढ़ करके 24.6% हो गया है। तो यह भी जो है बहुत अच्छी बात है, अभी तक का हाईएस्ट है यहाँ पर जीडीपी जो है, जीडीपी के रेशियो में यदि देखें तो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो 2022 तक रेशनलाइज सिंगल सिक्योरिटी मार्केट मोड जो है वह लाया जाएगा। जीआईएफटी आईएफएससी में विश्व स्तरीय फिनटेक हब बनाए जाएंगे। इसके बाद है कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए अस्थायी संस्थागत ढांचा लाया जाएगा। कमोडिटी मार्केट इकोसिस्टम के विकास के लिए सेबी को विनियामक बनाया जाएगा और WURDRA जो है उसको अधिक भूमिका सौंपा जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यहाँ पर सभी वित्तीय उत्पादों में अधिकार के रूप में इन्वेस्टर चार्टर लाया जाएगा। इसके बाद देखते हैं तो बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन किया जाएगा जिससे कि रक्षोपाय के साथ साथ एफडीआई की सीमा बढ़ाई जा सके। ठीक है, और एफडीआई की सीमा जो है बीमा क्षेत्र में आपका 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया है, यह भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है आपका पीएसबी की दबावपूर्ण परिसंपत्ति समस्या के लिए, पीएसबी का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उनमें दबावपूर्ण परिसंपत्ति समस्या के समाधान के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मतलब जितने भी आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं या फिर जो भी प्रेशराइज्ड आपका एसेट्स हैं उन सब के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की जाएगी ताकि वो जो है दबाव से मुक्त हो सके। आगे देख लेते हैं समग्र विकास के लिए क्या क्या किया जाएगा। तो कृषि के क्षेत्र में सभी राज्य या सभी संघ राज्य क्षेत्रों को स्वामित्व स्कीम के दायरे में लाया जाएगा। स्वामित्व स्कीम क्या है इसके बारे में बता चुका हूं कि जितने भी खेत हैं, जो भी डिस्प्यूटेड लैंड्स होते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी भूमि होती है जिसके बारे में जिसका स्वामित्व का हक लोगों के पास नहीं होता है, जिसका मालिकाना हक मतलब कि उसके लिए कोई कार्ड नहीं होता है कि हाँ भैया इस जमीन के मालिक आप ही हैं, तो उन सब को जो है मैपिंग किया जाएगा ड्रोन के माध्यम से और उनको जो है कार्ड दिया जाएगा। यही स्कीम है आपका स्वामित्व स्कीम। ठीक है, तो इसको सभी राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। इसके अलावा है शीघ्र खराब होने वाले 22 उत्पादों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है 1000 और मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ से तो साबित हो जा रहा है भैया, बजट में ही जब बताया गया तो मंडियाँ जो है वो समाप्त नहीं हो रही हैं। ठीक है, किसानों के लिए यहाँ पर अच्छे संकेत दिए गए हैं। फिर जो है आपका एमएसपी के बारे में यदि देख लें, किसानों के बारे में देखें तो एमएसपी को कैसे नहीं देखें, एमएसपी का ही तो सारा झगड़ा चल रहा है अभी, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पैडी यानी कि धान पर जो एमएसपी दी गई थी वह आप देख सकते हैं 2010-11 में यहाँ पर था, 2013-14 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट में थी तो यहाँ पर था, और अभी जो है मोदी सरकार के राज में अभी 2020-21 में जो है यह आपका 80,000 के करीब जो है यह पहुंच चुका है। ठीक है, थोड़ा सा 80,000 से नीचे है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये जो है आपका व्हीट मतलब कि आपका गेहूं का जो एमएसपी है वो भी लगभग इतना ही पहुंच चुका है। ठीक है, तो एमएसपी भी जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ओके,
आगे देख लेते हैं प्रोडक्शन, मिलियन टन में प्रोडक्शन जो है आपका मिल्क और फिश का दिया हुआ है। तो ये जो जालीदार वाला दिया हुआ है, ये जो बार ग्राफ है, यह दिया हुआ है आपका मिल्क का प्रोडक्शन, और ये जो आपका लाइन चार्ट दिया हुआ है ये है आपका फिश का प्रोडक्शन। तो यदि मिल्क का प्रोडक्शन देखें तो 180 के करीब में पहुंच चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आंकड़ा मिलियन टन में दिया हुआ है। तो 180 मिलियन टन जो है वह आपका दूध का उत्पादन है। और फिश का उत्पादन देखें 2019-20 में कहाँ पर रहा, तो फिश का उत्पादन भी आपका 180 मिलियन टन के आसपास पहुंच गया है। और ये दूध का उत्पादन, ये दूध का उत्पादन जो है आपका 200 मिलियन टन के आसपास पहुंच गया है। और फिश का जो उत्पादन है वह आपका 180 मिलियन टन के आसपास है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। तो आधुनिक मत्स्य बंदरगाहों और मत्स्य तनाव केंद्रों का विकास किया जाएगा। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीविड पार्क की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर जो है फिशरी पार्क की स्थापना जो है की जाएगी तमिलनाडु में। या याद रखिएगा, जब स्थापना की जाएगी तो स्थान भी बताएंगे हम लोग करंट अफेयर्स में। आगे देख लेते हैं प्रवासी मजदूर और श्रमिकों के लिए क्या क्या किया गया है। तो ऊपर भी बता चुका हूँ, यहाँ पर भी बता देता हूँ। एक राष्ट्र एक कार्ड स्कीम को 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। और आगे जो है हर राज्य और हर केंद्र शासित क्षेत्र में इसको बढ़ाया जाएगा। इसके बाद है गिग बिल्डिंग निर्माण कार्य में मजदूरों के लिए एक पोर्टल चालू किया जाएगा। जो भी आपका मजदूर बिल्डिंग निर्माण के कार्य में जुड़े हुए हैं उन सब के लिए एक पोर्टल शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा गिग और प्लेटफॉर्म के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो यह जो है सोशल वेलफेयर स्कीम जो है, सोशल प्रोटेक्शन स्कीम जो है वह उनके लिए भी लाया जाएगा। मजदूरों की हिस्सेदारी देखें 2018-19 में, तो यह जो है आप टोटल मजदूरों को देख सकते हैं। टोटल मजदूर जो है आपका 25 से थोड़ा सा कम है, यहाँ पर 24 के आसपास देख सकते हैं। अर्बन यदि देखें, मतलब शहरी जो मजदूर है उनका देखें हिस्सेदारी, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं आप 14 के आसपास ये है। ठीक है, और रूरल का जो देखें, रूरल मजदूर जो हैं, ग्रामीण मजदूर जो हैं, उनका हिस्सेदारी यदि देखें तो यहाँ पर 28 के आसपास है। ठीक है, तो यह है आपका परसेंटेज में होगा। ठीक है, तो यह जो हिस्सेदारी है वह आप देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी के बारे में यदि देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या किया जा रहा है। तो अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए रिवैम्प्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम लाई जाएगी। मतलब कि जो आपका पोस्ट मैट्रिक के बाद जो स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है, उसको और ज़्यादा अच्छा किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। इसके बाद है आपका 100 नए सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी, यह मैंने सुबह भी बताया था। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे, यह भी आपको बताया था सुबह मैंने। और यह जो है आपका 750 एकलव्य स्कूल होते क्या है इसके बारे में भी मैं करंट अफेयर्स में बता चुका हूं। तो आप पीछे का वीडियोस देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, जो लोग लगातार देखते हैं वो समझ सकते हैं। अब कौशल निर्माण के लिए क्या किया जाएगा, तो इंजीनियरिंग के स्नातकों और डिप्लोमा होल्डरों के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का पुनः सुयोजन किया जाएगा। यह स्कीम जो पहले से जारी है उसको फिर से और भी बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा कौशल विकास और इसकी मान्यता के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात और जापान के साथ जो है भागीदारी की जाएगी। ठीक है, की गई है और उसका लाभ जो है इनको दिया जाएगा। ठीक है, GII रैंक देखें यदि हम लोग, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, ठीक है, उसमें यदि देखें तो भारत का रैंक क्या है 2013 से लेकर के अभी तक दिया गया है। ठीक है, तो आपका 2013 में जो रैंक था वह आपका यहाँ पर देख सकते हैं 68 के करीब था। अभी जो रैंक है आपका वो है आपका 48 रैंक है GII में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक में 2020 में आपका 48 रैंक था। ठीक है, जो कि कम है, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अभी थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी और इसका क्या क्या काम होगा, तो पहला है आपका मानक निर्धारण करना। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है वो निर्धारित किए जाएंगे। इसके बाद एक्रेडिटेशन यानी कि मान्यता दी जाएगी विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों को। इसके बाद विनियमन, उनका रेगुलेशन भी करेगा यह आयोग और उनको जो है फंडिंग भी देगा यही आयोग, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं
जीडीपी का शिक्षा पर प्रतिशत में व्यय जो था वह क्या क्या था देख सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा इसी बार जो है व्यय है 2020-21 का जो बजट एस्टिमेट था उसमें जो आपका शिक्षा पर व्यय किया गया वह 3.5% है। ठीक है, आपका 2019-20 का यदि रिवाइज एस्टिमेट देखें तो वह था 3%। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, बाकी सब आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो पुराना आंकड़ा है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बस इतना याद रखिए। इसके बाद देखते हैं अनुसंधान और विकास के लिए क्या किया जाएगा। तो अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इसके बाद है इंटरनेट तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की स्थापना की जाएगी। इसके बाद है समुद्री अन्वेषण और जैव विविधता संरक्षण के लिए डीप ओशियन मिशन की भी स्थापना की जाएगी। इसके बारे में मैं सुबह भी बता चुका हूं। आगे देख लेते हैं राजकोषीय स्थिति के बारे में। ठीक है, तो 2021-22 में राज्यों को जीएसडीपी के 4% तक निवल ऋण लेने की अधिकतम सीमा को स्वीकृति दी गई है। फिर जो है कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए जीएसडीपी के 0.5% तक की अधिकतम सीमा तक अतिरिक्त कर्ज ले सकते हैं राज्य। ठीक है, जीएसडीपी जो है मतलब कि स्टेट जीडीपी आपका जो ये जीएसटी है वहां पर देख सकते हैं आप 0.5% तक जो है उसमें ऋण लिया जा सकता है राज्यों के द्वारा, जीएसडीपी जो है। ठीक है, आगे देख लेते हैं जीएसडीपी वो आपका ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरा, जो स्टेट का जीडीपी है उसका 0.5% तक जो है कर्ज ले सकते हैं राज्य। ठीक है, यहाँ पर वो जीएसटी से कोई मतलब नहीं है इसका। आगे देख लेते हैं खाद्य सब्सिडी के लिए भारतीय खाद्य निगम को एनएसएसएफ ऋण जिसके स्थान पर बजट प्रावधान किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका 2021-22 में 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुमान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं राजकोषीय घाटा की स्थिति देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजकोषीय घाटा जो है आपका 2020-21 में रिवाइज्ड एस्टिमेट में आपका 9.5% जो है जीडीपी का होना था, लेकिन अब जो है यह 6.80 जीडीपी % जो है वो जीडीपी का रह गया है 2021-22 में जो बजट एस्टिमेट है उसके हिसाब से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पूंजी व्यय। राजकोषीय घाटा जो है वह कम हुआ है तो ये अच्छी बात है। इसके बाद देखते हैं पूंजी व्यय के बारे में। तो पूंजी व्यय जो है आपका ये देख सकते हैं ये बढ़ा है 5.5 लाख करोड़ जो है वह आपका पूंजी व्यय हो गया है 2021-22 के बजट एस्टिमेट में। इससे पहले जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था 2020-21 का उसमें आपका 4.39 लाख करोड़ था। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग सामान्य सरकार ऋण से जीडीपी की तुलना देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार जो आपका है 2019-20 में सबसे ज़्यादा था, यह जो आपका 2019-20 का दिया गया है। इसके बाद देख लेते हैं विदेशी ऋण के बारे में। यदि देखें तो आप देख सकते हैं डेब्ट सर्विस रेशियो, एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी और रेशियो ऑफ शॉर्ट टर्म डेब्ट टू रिजर्व्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो यह आंकड़ा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं कर प्रस्ताव के बारे में। तो टैक्स सिस्टम में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, जो पहले था वही इस बार भी है। ये चीज आपका फायदेमंद है सरकार के लिए और हमारे लिए भी, देश के लिए अच्छा है कि टैक्स रिटर्न दायर करने वाले जो हैं उनका आंकड़ा बढ़ा है। 2014 में ये जो था आपका लगभग 3.25 के आसपास था। ठीक है, 3.25 करोड़ के आसपास था, वह अब बढ़ करके हो गया है आपका लगभग 6.5 करोड़ के आसपास। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे देख लेते हैं करदाता जिन्होंने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजनाओं को स्वीकार किया है। तो 1,10,000 लोगों ने, यहाँ पर देख सकते हैं 1,10,000 लोगों ने लगभग जो है वह विवाद से विश्वास योजना जो लाया गया था पिछले बजट में उसको स्वीकार किया है। ठीक है, विवाद से विश्वास योजना क्या है इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूं पहले, तो अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पर इस बार क्या घोषणा किया गया है, तो 75 वर्ष और इससे अधिक उम्र के जो आयकर रिटर्न भरने वाले लोग हैं, ठीक है, जिनकी आय का स्रोत केवल पेंशन और उस पर मिलने वाला ब्याज है, उन नागरिकों को जो है अब आयकर रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा, मतलब कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा। याद रखिएगा कि जो भी 75 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और जिनकी आय का स्रोत जो है वह केवल पेंशन और उससे मिलने वाला ब्याज है, केवल उनके लिए यह लाया गया है। ठीक है, उनके लिए यह छूट दी गई है। आयकर के आकलन को फिर से खुलवाने की समय सीमा को
कम किया गया है, ठीक है। और छोटे मोटे करदाताओं के लिए एक विवाद निपटान समिति का गठन किया जाएगा। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को फेसलेस बनाया जाना है और इससे जो है करप्शन बहुत कम होगा। यह बहुत अच्छा कदम है। इसके बाद देखते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कर के लेखा परीक्षा की सीमा को बढ़ाना जो अपना 95% लेनदेन डिजिटल रूप से करते हैं। इसके बाद है तो इससे जो है क्या होगा, मतलब कि जो मामला है, जो ज़्यादा विवाद होता था वो सब आपका सरल हो जाएगा। इससे ज़्यादा झंझट नहीं होगा ITR वगैरह डालने में। REIT या INVIT को भुगतान किए जाने वाले लाभांश को TDS से छूट दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है सस्ते मकानों की खरीद के लिए 31 मार्च 2022 तक के लिए जाने वाले ऋण पर आपका 1.5 लाख रुपए के अतिरिक्त कटौती सुलभ होगी। यह जो था पहले आपका 31 मार्च 2021 तक के लिए था, इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। स्टार्टअप के लिए टैक्स हॉलीडे का दावा करने की पात्रता को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। मतलब पहले जो 1 साल के लिए बढ़ाया गया था पिछले बजट में, उसको 1 साल और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है इस बजट में भी। पहले से रिटर्न फाइल करने पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, लाभांश, आय इत्यादि से पूंजीगत आय को कवर किया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आयकर के बारे में। सबसे पहले जो है आपका GST संग्रहण देख लेते हैं। GST संग्रहण में यदि देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2020-21 में क्या था और आपका 2019-20 में क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से जो आपका GST संग्रह है वह बढ़ा है। पहले जो था आपका यहाँ पर तो हुआ करता था, देख सकते हैं अब जो है 1.15 पहुँच गया है। पहले आपका 1.03 हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि GST संग्रहण में वृद्धि हुई है दिसंबर में। यह बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो आयकर के बारे में यदि देखें तो पुरानी छूट को समाप्त करके सीमा शुल्क की संरचना को युक्ति संगत बनाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तो आयरन और स्टील की कीमतों में हाल ही में तेजी से ही वृद्धि के कारण आहत MSME को सहायता और मेटल रिसाइकलर्स को राहत दी जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं तो मानव निर्मित वस्त्रों के कच्चे माल इनपुट पर लगने वाले शुल्क को युक्ति संगत बनाया जाएगा, मतलब उसको हो सकता है कि कम किया जाए। इसके बाद है सोने और चांदी पर लगने वाले सीमा शुल्क को युक्ति संगत बनाना, उसको भी कम किया जाएगा। तो सोना और चांदी का दाम जो है हो सकता है कि कम हो जाए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सोलर इन्वर्टर और लालटेन पर लगने वाले शुल्क में वृद्धि किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना लक्ष्य है। तो अभी जो इंपोर्ट होता है उस पर ड्यूटी बढ़ाया जाएगा ताकि जो है लोग यहाँ वाला सस्ता मिले तो स्वदेशी चीजें खरीदें। इसके बाद है कम संख्या में मदों पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर लगाया जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका यह तो लगाया भी जा चुका है, आपका पेट्रोल और डीजल जो है उस पर कृषि सेस जो है वह लगाया जा चुका है, ठीक है। आपका एग्रीकल्चरल सेस जिसको कहा जाता है वह लगाया जा चुका है। 2.4% है शायद पेट्रोल पर, ये इसका आंकड़ा मैं दे दूंगा करंट अफेयर्स में। आगे देख लेते हैं रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो रुपए का आगमन जो होता है, सबसे ज़्यादा रुपए का आगमन कहाँ से होता है, यह आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कर्ज और अन्य देयताओं से आपका 36% जो है रुपया आता है। इसके बाद आप देखते हैं सेकेंड नंबर पर जो है वह है आपका GST। सेकेंड नंबर पर आपका GST आता है, वो है 15%। थर्ड नंबर पर जो है आपका आय कर आता है जो कि है 14%, ठीक है। इसके बाद है आपका 1.3% कॉरपोरेट कर है और उसके बाद जो है छोटा मोटा है आपका 8% हो गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क, फिर गैर कर राजस्व हो गया 6% और सीमा शुल्क हो गया 3%, ठीक है। और यहाँ पर उससे पहले आपका नॉन डेट कैपिटल प्राप्ति, यह है आपका 5%। तो सबसे ज़्यादा जो है वो कर्ज और अन्य देयताओं से होता है, ये याद रखिएगा। और सेकेंड नंबर पर जो है आपका GST है। अब रुपया जाता कहाँ है उसके बारे में देख लेते हैं। तो रुपया जाता कहाँ है सबसे ज़्यादा जो रुपया जाता है वह है आपका ब्याज भुगतान पर। जो भी सरकार कर्ज लेती है उसका जो ब्याज देती है उसके भुगतान पर सबसे ज़्यादा पैसा जाता है जो कि है आपका 20%, ठीक है। और इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा रुपया जो जाता है वह आपका जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कर और शुल्कों को राज्यों का हिस्सा जो दिया जाता है, ठीक है। जितने भी टैक्स आते हैं और जो शुल्क आते हैं उसमें राज्यों का जो हिस्सा होता है उसको देने में 16% होता है खर्च, ठीक है। और सबसे कम यदि
देखा जाए तो सबसे कम आपका पेंशन पर होता है। यहाँ पर दिया जा रहा है जो आपका पेंशन दिया जाता है लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को, या फिर वृद्धावस्था पेंशन वगैरह जो दिया जाता है उसके लिए 5% खर्च होता है। ठीक है, सब्सिडी पर देख सकते हैं, रक्षा पर देख सकते हैं 8% होता है। ठीक है, इसके बाद सब्सिडी पर जो है 8% होता है। केंद्र की क्षेत्रीय योजनाओं के लिए 14% होता है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण 10% होता है। अन्य व्यय भी जो है वह 10% होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रमुख योजनाओं के लिए क्या क्या आवंटन किया गया है। तो मनरेगा के लिए जो है आवंटन घटाया गया है। आपका पहले ही मनरेगा के लिए आपका रिवाइज्ड एस्टीमेट जो था 2020-21 में, उसमें आपका किया गया था 1,11,500 करोड़, और इस बार जो है उसको 73,000 करोड़ कर दिया गया है 2021-22 के बजट एस्टीमेट में। ठीक है, इसके बाद आपका पीएम किसान के लिए देखें तो जितना था उतना ही रह गया है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 65,000 करोड़ था और इसमें भी जो है 65,000 करोड़ किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है कोई भी अंतर नहीं हुआ है। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पर जो है आपका आवंटन बढ़ाया गया है। रिवाइज्ड एस्टीमेट जो था 2020-21 का, उसमें आपका 28,244 करोड़ था, जो कि अब कर दिया गया है 2021-22 में आपका 34,300 करोड़। तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। वैसे आंकड़ा कोई नहीं पूछेगा, इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में, तो स्वास्थ्य केंद्रित बजट है ये, स्वास्थ्य पर अच्छा खासा एलोकेशन किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बढ़ोतरी हुई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए। ठीक है, दोनों में साफ अंतर यहाँ पर देख सकते हैं, सीधा जो है आपका अपवर्ड ट्रेंड है। आगे देख लेते हैं जल जीवन मिशन के लिए। जल जीवन मिशन के लिए भी काफ़ी रुपया जो है वो बढ़ाया गया है। यहाँ पर आपका बहुत ही कम था, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप 40,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। आगे देख लेते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। तो मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी जो है आपका एलोकेशन बढ़ाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 6484 करोड़ था, जो कि आपका 18,998 करोड़ कर दिया गया है। अब बजट पर एक नज़र डाल लेते हैं, जो कि राजस्व प्राप्तियां हैं करोड़ में, वो देख लेते हैं। तो राजस्व प्राप्तियां जो है वह आप देख सकते हैं यहाँ पर रिवाइज्ड बजट जो था 2020-21 का, उसमें आपका था लगभग आप कह सकते हैं 15,55,000 है। तो 15.5 करोड़ के आसपास जो है 15.5 लाख करोड़ यहाँ पर कह सकते हैं कि रिवाइज एस्टीमेट में था यहाँ पर राजस्व प्राप्तियां। और यहाँ पर अब जो हो गया है वह है आपका 18.25 करोड़ के आसपास, आप कह सकते हैं 18.25 लाख करोड़। ठीक है, यह हो गया है आपका राजस्व प्राप्तियां। फिर पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में देखें तो करोड़ में यह भी दिया गया है। आपका जो रिवाइज एस्टीमेट था 2020-21 का, उसमें था यह 18,95,152 करोड़, और अब जो है हो गया है 16,94,812 करोड़। ठीक है, तो यह भी बढ़ा है। फिर राजस्व व्यय में देखें तो प्राप्तियां बढ़ी हैं तो व्यय भी बढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा घट ही गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 20-21 का जो रिवाइज्ड एस्टीमेट था, इसमें आपका 30,11,142 करोड़ था रिवाइज एस्टीमेट 2020-21 का। और इस बार जो है 2020-21-22 का जो बजट एलोकेशन है इस बार का, उसमें आपका 29,29,000 करोड़। ठीक है, 29,29,000 करोड़, तो थोड़ा सा घटा है। आगे देख लेते हैं ये जो दिया हुआ है आपका पूंजी व्यय में, पूंजी व्यय जो दिया हुआ है करोड़ में दिया हुआ है। और इन सब टर्म्स जो है ना, ये सारे, इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बनाया हूँ, जानबूझ करके बनाया था ताकि आपको बजट समझने में आसानी हो। तो इसके बारे में आप वीडियो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, 2020-21 का अगर रिवाइज एस्टीमेट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये था आपका 4,39,163, और इस बार का जो बजट देखें तो उसमें 5,54,236 हो गया है। तो यह भी आपका पूंजी यदि बढ़ा है, मतलब आय यदि बढ़ा है, तो व्यय भी बढ़ा है सरकार का। अब देख लेते हैं प्रमुख आवंटनों के बारे में। तो ये सब पूछा तो जाएगा नहीं, वैसे देख लेते हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के लिए जो है आपका 54,581 करोड़ रुपया दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए जो दिया गया है वह है आपका 73,932 करोड़। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं शिक्षा मंत्रालय को जो दिया गया है वह है आपका 93,224 करोड़। फिर आपका रेल मंत्रालय का देख ले तो 1,10,055 करोड़ दिया गया है। ठीक है, इसके बाद सड़क और राजमार्ग मंत्रालय का देख ले तो 1,18,101 करोड़। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का देख ले तो 1,31,531 करोड़। फिर आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय का देखें तो 1,33,690 करोड़।
गृह मंत्रालय का देखें तो सबसे ज़्यादा है आपका 1,66,547 करोड़ गृह मंत्रालय का। और इसके बाद है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, चूंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मंत्रालय है तो इसलिए आपका 2,56,948 करोड़। सबसे ज़्यादा एलोकेशन जो है आपका रक्षा मंत्रालय के लिए किया गया है। रक्षा मंत्रालय के लिए 4,78,196 करोड़। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न मंत्रालयों के लिए बजट का आवंटन किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बजट का जो प्रमुख बिंदु था उसके बारे में देखा। एक और वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूं वीडियो का, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जो प्रमुख बिंदु थे उनके बारे में उसमें भी मैंने बताया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको बजट जो है वो अच्छे से समझ में आया हो तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और यदि नोट्स चाहिए होगा जीएस और करंट अफेयर्स का तो 9525360283 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मामूली शुल्क पर आपको सारे नोट्स दिए जाते हैं। पीसीएस की पूरी तैयारी कराई जाती है। इससे पहले भी मैं वीडियो जो बनाया हूँ वो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, वह भी बहुत काम का वीडियो है और उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बताए गए हैं जो इसमें ग्राफ वगैरह में नहीं दिखाए गए हैं। ठीक है, तो वो वीडियो और ये वीडियो दोनों मिला करके यदि आप देख लेते हैं तो संपूर्ण रूप से आपका बजट एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।